हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। शुरू करेंगे आज की क्लास को 26 अप्रैल की फर्स्ट एडिटोरियल के साथ द हिंदू के कोटिंग एक्शन, इसका टाइटल है। क्लास बिल्कुल बेसिक से होगी। एक एक वर्ड करके आप सेंटेंसेस को पढ़ते जाएंगे और साथ में ग्रामर और वोकैब पे भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मैं शेयर करता रहूँगा। और जो भी आप सीखें इस क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन के, नीचे वोकैब और ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मन लगा के क्लास में सीखो और ताकि 8 में से 8 आपको मार्क्स मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो। शुरू करें क्लास को। क्विज़ को क्लास के लास्ट में देखते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है कोटिंग एक्शन। एक्शन का मतलब होता है हरकत, किसी पे कोई कदम। और कोटिंग वर्ड जो है ना, ये वर्ड बना है कोर्ट से। देखिए, कोर्ट का मतलब होता है अदालत नाउन फॉर्म में। सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जानते होंगे। लेकिन कोर्ट अंग्रेजी में एक वर्ब भी है और इसका मतलब होता है किसी का पीछा करना, परस्यू करना, चेज करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। जैसे कोई सेल्समैन आपके घर आता है बार बार आपको कुछ बेचने के लिए। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को बार बार अप्रोच करता है, प्रपोज करता है रिलेशनशिप बनाने के लिए। समझ गए? तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोर्ट नाम की वर्ब यूज़ होती है। किसी का भी पीछा करो, उससे कुछ पाने के लिए जब आप, तो आप उसको कोर्ट करते हैं। तो कह रहे जी, वैसे ही कोर्ट किया जा रहा है एक्शन को। पतंजलि आयुर्वेद और ऐसी जितनी भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वाली कंपनियां हैं, इन पे कदम उठाए जाने के लिए कोर्ट तक जाया जाना पड़ रहा है। सरकार अपने आप कदम नहीं उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लग रही हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इन कंपनियों से एक एक करके माफ़ी मंगवा रही है। समझ गए ना? एक्शन को चेंज किया जा रहा है, कोर्ट किया जा रहा है। चलिए, अब ये जो कोर्ट वर्ड आपने देखा, दूसरा वाला मीनिंग आपने देखा, इस पे दो वन वर्ड्स बनते हैं, बता देता हूँ। मीनिंग तो समझ गए ना? किसी चीज़ को परस्यू या चेज करना, कुछ पाने के लिए। पहला जो वन वर्ड बनता है वो होता है कोर्टशिप। कोर्टशिप वो वाला वक्त है जो आपकी सगाई से शादी के बीच का होता है। 2, 4, 6 महीने, 1 साल, जितना भी टाइम होता है। द पीरियड बिटवीन सगाई एंड मैरिज। सगाई को हमारे यहाँ इंगेजमेंट बोल देते हैं, लेकिन इंगेजमेंट से सही जो प्रॉपर वर्ड है सगाई के लिए वो होता है बिट्रोथल। ठीक है? बिट्रोथ का मतलब होता है कसम, और बिट्रोथल मतलब कसम खा लेना, कसम से, वादे से बंध जाना। सगाई वही है ना, आपका वादा हो गया शादी का। तो पीरियड बिटवीन बिट्रोथल एंड मैरिज, इसको बोलते हैं कोर्टशिप। जिसमें लड़का जो है, जनरली लड़का जो है लड़कियों को लड़की को है ना, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करता है ना, कोर्टशिप बोलते हैं इसको। चलिए, अगला वर्ड है कर्टसी। आपने वर्ड सुना होगा। कर्टसी का मतलब होता है पोलाइट मैनर्स या गुड मैनर्स, और ये भी बना है कोर्ट से। जब आप किसी को रिझाते हो, उसको मनाते हो, तो आप हमेशा कर्टसी रखेंगे, क्योंकि आप उसको कोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? समझ लो, कोर्ट से बना है ये। अच्छे मैनर्स के साथ ही आप किसी आदमी से कोई फेवर ले पाएंगे। कर्टसी का मतलब ही होता है शिष्ट, शिष्ट व्यवहार, है ना, शिष्टता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों वन वर्ड्स कोर्ट से बनते हैं, इसलिए आपको यही बता रहा हूँ। कह रहे जी, कोर्ट्स शुड डील फर्मली विद वायलेटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। कोर्ट जो हैं, हमारी अदालतें जो हैं, उनको डील करना चाहिए फॉर्मली, निपटना चाहिए बहुत फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब होता है कठोर तरीके से, हार्ड तरीके से। और किन से डील विद करना है, निपटना है वायलेटर से, उल्लंघन करने वालों से, जो है एग्जिस्टिंग यानी हाल में बनी हुई फूड सेफ्टी रेगुलेशंस का। ऐसे रेगुलेशंस या कानूनों का जो फूड की सेफ्टी को लेकर के बनाए गए हैं। आप कुछ सड़ा हुआ माल नहीं बेच सकते हो, जो भी बना रहे हो उसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं। जो भी इसको वायलेट करे, कोर्ट्स को उस आदमी, उस कंपनी के साथ बहुत ही कठोर तरीके से फॉर्मली डील विद करना चाहिए, निपटना चाहिए। कोर्ट सब्जेक्ट है आपका, शुड डील विद इसकी वर्ब है। डील विद, टैकल, ग्रैपल विद, पुट अप विद, कंटेंट विद, कोप विद। याद है ना सारी फ्रेजल वर्ब्स? आवाज़ में लिख के नहीं लाया हूँ, लेकिन कई बार करवाता हूँ आपको। सबका मतलब होता है किसी से निपटना, किसी से सामना करना, है ना। वायलेटर होता है जो उल्लंघन करे, जो किसी कानून को ब्रेक करे। इसको ब्रीच करने वाला भी बोल सकते हैं, ट्रांसग्रेसर या ऑफेंडर भी बोल सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकेबलरी पर नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स इसके एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वो कैब शीट है, जूम इन कर देता हूँ। 5 वर्ड्स हैं, शुरू करना है टाउट से। TOUT, अजीब सा वर्ड है ना टाउट। टाउट पता है कौन करता है? जब कोई रेडी वाला आपकी गली में आता है ना और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि 50 रुपये में सबसे फ्रेश वाले टमाटर, सबसे सस्ता वाला प्याज। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना। जो गली में रेडी वाले करते हैं वो होता है टाउट करना। टाउट पॉलिटिशियंस भी करते हैं चुनाव के वक्त, फिर एक बार, है ना, हमें वोट देना, विजयी बनाए हमें। तो ये जो रेडी वाले, ये जो पॉलिटिक्स वाले, जो इस तरह के मशहूरी वाले काम करते हैं, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं टाउट करना। चलिए, द कंपनी हैज़ बीन टाउटिंग इट्स न्यू कार एज अ ब्रेक थ्रू इन द EV स्पेस। कंपनी टाउट करती आ रही है, मशहूरी करती आ रही है, एडवर्टाइज करती आ रही है अपनी नई कार को एक ब्रेक थ्रू के तौर पे, बड़ी कामयाबी के तौर पे EV स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री में। EV समझते हैं ना, बिजली से चलने वाली कारें। चलिए, ब्रेक थ्रू एक नया वर्ड आया आपके लिए, इसका मतलब होता है बड़ी कामयाबी, कोई आपको बड़ा सक्सेस मिल जाए, ब्रेक थ्रू। अब टाउट को ट्रम्पेट करना, लॉर्ड करना, प्रेज करना भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है कॉग्निसेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कई सारे दूसरे वर्ड्स भी बनते हैं। कॉग्निसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए सजग, सचेत, अवेयर, इन्फॉर्म्ड। इसकी स्पेलिंग में S भी लग जाता है और Z भी लग जाता है, आप दोनों में से जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। जो S वाली स्पेलिंग्स हैं ये जनरली ब्रिटिश है ना, UK में यूज़ होती हैं, और जो Z वाली स्पेलिंग्स हैं ये अमेरिकन है, अंग्रेज यूज़ करते हैं, अमेरिका वाले, समझ गए। रैश ड्राइवर्स आर ऑफ्टन नॉट कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर। रैश ड्राइवर्स जो हैं, तेज़ी में लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोग जो हैं, अक्सर वो सचेत या कॉग्निसेंट नहीं होते हैं उन डेंजर्स के लिए या जोखमों के लिए। दे कोज टू द लाइव्स ऑफ अदर्स, जो वो दूसरों की लाइफ्स को कोज करते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को के लिए खड़ा करते हैं। आदमी यही सोचता ना, मैं तेज़ गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को ही नुकसान होगा, तेरे को नहीं होगा, तू 4-5 को और लेके जाएगा साथ में ना, तो वो कॉग्निसेंट नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर के, डेंजर को। चलिए, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा होपफुली। कॉग्निसेंट को कॉग्निजेंस नाम के नाउन से बनाया गया है। कॉग्निसेंट एक एडजेक्टिव है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, सजगता, किसी चीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन। चलिए, इसके बाद हमेशा ऑफ लगेगा जिस भी चीज़ के लिए आप इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। कॉग्निसेंट ऑफ द डेंजर्स, कॉग्निसेंट ऑफ द बेनिफिट्स। अगला वर्ड हमारे लिए नया, सेडेंट्री। सेडेंट्री क्या होता है? जो अभी आप कर रहे हो, अभी आप बैठे हो ना चेयर पे, बेड पे लेटे हो, कहीं भी इधर उधर बैठे हो, ये जो बैठा हुआ लाइफस्टाइल होता है हमारा, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं सेडेंट्री, जिसमें आप मोशन लेस होते हैं, आप हिल डुल नहीं रहे होते हैं, चल फिर नहीं रहे होते हैं, और लिटिल एक्टिविटी होती है, सोच रहे हैं या पेन चला रहे हैं या समझ गए ना, मोबाइल चला रहे हैं, सेडेंट्री। पीपल विद सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। वो लोग जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, जो पूरा दिन बैठे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है हार्ट अटैक्स का। सेडेंट्री को स्लगिश, स्टेशनरी और आइडल भी बोलेंगे। आप ये वर्ड आर्टिकल में आज देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला वर्ड है थ्रेशोल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं दहलीज। दरवाजे की जो दहलीज है ना, वो है थ्रेशोल्ड। अब देखो, दहलीज तो घर की है, किसी मकान कमरे की है। रूटीन लाइफ में थ्रेशोल्ड वर्ड कब यूज़ होगा? जब आप किसी काम की दहलीज को पार कर रहे हो। जैसे प्रीलिम्स जो है SSC का, अगर कट ऑफ गई है उसमें 140, ठीक है, 150 या 145, तो ये थ्रेशोल्ड है आपकी। 145 से ऊपर ले आओ, दहलीज को क्रॉस कर दो, 150, 200, 250 जो लाने ले आओ। वैसे 200 नंबर का पेपर है, लेकिन 145 जो है मिनिमम, समझ गए ना, कट ऑफ है आपकी। तो इसको आप रूटीन लाइफ में मिनिमम कट ऑफ के साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं।
हर वेजेस आर बिलो द इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड, उसकी जो वेजेस हैं, उसकी जो कमाई है वो इनकम टैक्स की दहलीज से या मिनिमम कट ऑफ से कम है। तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 5 लाख से आप कम कमाते हैं सालाना तो आपका इनकम टैक्स से कोई वास्ता ही नहीं है ना, थ्रेशोल्ड से ही आप बिलो हैं। चलिए, होपफुली वर्ड दिमाग में बैठ गया होगा। दहलीज को ब्रिंक या वर्ड्स भी बोलते हैं, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन नाउन है और वर्ड बना है प्रोलिफरेट नाम की वर्ब से। देखिए, प्रोलिफरेट या प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विकास या डेवलपमेंट किसी चीज़ के अंदर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप कहीं पे भी 2 कोचिंग सेंटर खोल दो किसी भी रोड पे, है ना, 2 लोगों ने अपना कुछ लगा दिया ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स, 2-3 महीने के अंदर उस रोड के आसपास बहुत सारे पीजी अपने आप खुल जाएंगे, बहुत सारे कुलचे बेचने वाले भी वहाँ आ जाएंगे, ढाबा छोटा मोटा खुल जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इस एरिया में कोचिंग सेंटर की वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ का प्रोलिफरेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रहा है पीजीज़ का, है ना, रेडी वालों का जो खाना वाना खिलाते हैं। एकदम तेज़ी से जो विकास या डेवलपमेंट होता है किसी चीज़ का, प्रोलिफरेशन कहलाता है। दिस पास्ट डेकेड सॉ अ मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। इस पिछले दशक ने, डेकेड ने, 10 सालों के टाइम ने एक बहुत बड़े विकास को या प्रोलिफरेशन को देखा, डेवलपमेंट को देखा ऑनलाइन सर्विसेज में। हर चीज़ अब ऑनलाइन होने लगी है। ठीक है, चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। समरी ये है कि बाबा रामदेव ने और इनकी कंपनी ने, पतंजलि आयुर्वेद, इन्होंने एक दवाई बनाई थी कोरोनिल, जिसका दावा ये था कि कोरोना को ये नील कर देगी, इस आदमी को, इस दवाई को खा करके किसी भी आदमी को कोविड नहीं होगा। अब ऐसे इन्होंने बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स अखबारों में छापी थी कोविड के दौरान, और हालांकि इस दवाई के अंदर कुछ भी ऐसा था नहीं, कोई साइंटिफिक स्टडी इस दवाई पे नहीं हुई थी, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे, लेकिन सरकार ने बाबा रामदेव को कभी रोका नहीं कि तू ये क्या छाप रहा है भाई, ये दवाइयाँ तो क्लिनिकल ट्रायल से होके गुजरी ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि ये कोरोना की दवाई है। वैक्सीन भी नहीं बनी अभी तो कोरोना की, उस वक्त तक नहीं बनी थी। बाद में जब ये मामला तूल पकड़ा तो 2023 में 24 में कोर्ट्स ने बाबा रामदेव को और इनकी कंपनी को खूब फटकार लगाई। फटकार लगा करके कंपनी से माफ़ी भी मंगवाई अखबारों के अंदर, लेकिन माफ़ीनामा कंपनी ने एकदम छोटा सा छापा जो लास्ट में किनारे पे रहता है ना। कोर्ट ने बाबा रामदेव को फिर से कोर्ट में बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ अब नेस्ले नाम की कंपनी पे भी एक केस चल रहा है जिसमें वो इंडिया में ज़्यादा मीठा डाल करके बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाती है बजाय यूएस के और यूरोप के। तो ये सारी चीज़ों को एफएमसीजी सेक्टर को रेगुलेट करने की बात इस आर्टिकल में कही गई है, और ये भी कहा गया है कि कोर्ट का ये काम नहीं है, ये काम है सरकार का। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार के सोए होने की वजह से कोर्ट्स को ये काम करने पड़ते हैं। ठीक है, आज की टोन है एनालाइजिंग, मुद्दे को एनालाइज करेगा, साथ है थोड़ी सी कंसर्न्ड, सरकार के सोए होने पे कंसर्न को भी दिखा रहा है। शुरू करें। द यूनियन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ, ये लिखा हुआ है कोट और अनकोट में। कोट अनकोट समझते हो, ये 2 कोमा यहाँ और ये 2 कोमा यहाँ। ये किसी ने कोई बात कही है, उस बात को वैसा का वैसा ही लिखा गया है। देखिए, यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई हमारा बीच में सेंटर है और फिर स्टेट्स हैं, एक फेडरल सी स्ट्रक्चर है हमारी, 28, 29, 30, 32 स्टेट्स हैं ना, यूनियन, कुछ यूटीज़ भी हैं। तो कह रहे जो यूनियन है हमारा, सेंटर और स्टेट्स का जो यूनियन है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसी को एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, उसी को ही हरकत में लाना पड़ेगा खुद को। ये कहने वाला कौन है? जस्टिस हिना कोहली, हु इज हेडिंग द सुप्रीम कोर्ट बेंच हेयरिंग द केस अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद एंड इट्स लीडर आचार्य बालाकृष्णा एंड बाबा रामदेव। ये कहने वाली हैं जस्टिस हिमा कोहली, जो हेड कर रही हैं, जो सबसे ऊपर हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। और कौन सी बेंच? वो बेंच जो सुन रही है, सुनवाई करवा रही है, हेयर कर रही है एक केस को जो है अगेंस्ट इस कंपनी के खिलाफ, पतंजलि आयुर्वेद जिसका नाम है, और इसके लीडर्स के खिलाफ आचार्य बालाकृष्णा और बाबा रामदेव। तो ऐसा इन जस्टिस साहब ने कहा कि हमारा काम नहीं है एक एक आदमी को पकड़ के कोर्ट में बुलाएं, किसी बाबा को, किसी आचार्य को। सरकार का काम होता है इनको पकड़ के सीधा करे, झूठी एडवर्टीजमेंट्स या ना दे। यूनियन हैज़ टू एक्टिवेट इटसेल्फ। अब ये जो सारी बात हुई है ना, कह रहे जी ऑब्जर्व्ड ऑन April 23 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉट हैविंग टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। ये सारा काम जो हुआ है, ये हिमा कोहली साहब ने, मैडम जस्टिस ने ऑब्जर्व किया April 23 को, ये सारी बात को इस कॉन्टेक्स्ट में, इस भूमिका में या इस बैकड्रॉप में जो है सरकार का ना ले चुका होने का, नॉट हैविंग टेकन का कोई भी एक्शन पतंजलि नाम की इस कंपनी के खिलाफ। और क्यों नहीं लिया एक्शन भाई? एक्शन क्यों लेना था? 4 लगा के बता रहे।
फॉर पब्लिशिंग एडवर्टीजमेंट्स टाउटिंग अनटेस्टेड स्यूडो साइंटिफिक क्योर्स फॉर कोविड-19, डायबिटीज एंड अदर कंडीशंस। ये एक्शन कंपनी के खिलाफ लेना था। एक तो पब्लिश करने के लिए ऐसी एडवर्टीजमेंट्स, ऐसी मशहूरियाँ न्यूज़पेपर में जो टाउट करती थी, जो एडवर्टाइज करती थी, चिल्ला चिल्ला के बताती थी बिना टेस्ट किए, और स्यूडो साइंटिफिक क्योर्स को। स्यूडो साइंटिफिक मतलब झोला छाप, साइंस का नाम लेकर के साइंस उसमें होता नहीं है, स्यूडो मतलब झूठा। तो ये टाउट करती थी बिना टेस्ट किए गए झोला छाप क्योर्स को, यानी कि उपचारों को, जो थे कोविड-19 के लिए, शुगर यानी डायबिटीज़ के लिए, और दूसरी कई कंडीशंस के लिए। एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है, 60-70 वर्ड्स का, देख रहे हो। जस्टिस हिमा कोहली ने क्या बोला? यूनियन को खुद को एक्टिवेट करना पड़ेगा, सरकार को खुद ही हरकत में आना चाहिए, हमारा काम नहीं है ये। और ये कोहली कौन है? ये हु से लगा करके यहाँ से यहाँ तक बताया गया है। ये वो जस्टिस साहिबा हैं जो हेड कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, और वो बेंच जो कि हेयर कर रही है, सुन रही है एक केस को पतंजलि आयुर्वेद, आचार्य बालाकृष्णा और बाबा रामदेव के खिलाफ। तो इन जस्टिस ने इस बात को ऑब्जर्व किया या कहा अप्रैल 23 को। और क्यों कहा, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा, इस बैकड्रॉप या भूमिका के साथ कहा, वो है जो कि सरकार का ना लेने का कोई भी एक्शन इस पतंजलि नाम की कंपनी के खिलाफ। एक्शन क्यों लेना था? एक्शन इसलिए लेना था, फोर लगा के बता रहा है, क्योंकि ये कंपनियां पब्लिश कर रही थी ऐसी एडवर्टीजमेंट्स जो कि टाउट करती थी झोला छाप और बिना टेस्ट किए इलाज को, कोविड-19 का और डायबिटीज़ का और दूसरी कई जो है कंडीशंस का। चलिए अब मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। यूनियन की वर्ब है हैज़, जस्टिस की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, हु की वर्ब है इज हेडिंग। हु आया है जस्टिस के लिए, हिमा कोहली के लिए, सिंगुलर नाउन है इसलिए हु की वर्ब को भी इज रखा गया है और सिंगुलर बनाया गया है। ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए कि आप खुद ये सेंटेंस पढ़ रहे हो। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, अगर आप देख पाओ तो। भाई मैंने तो पढ़ ही दिया था और मैं आगे भी बढ़ जाता है ना, फटाफट पूरा कर देता 15 मिनट में। लेकिन अगर आपको ऐसा फील ना आया कि मैंने क्या पढ़ा, तो कोई मतलब नहीं है। टाउट वर्ड आप देख चुके हैं, किसी चीज़ को मशहूरी करना, एडवर्टाइज करना। स्यूडो साइंटिफिक मतलब जो साइंस से तो रिलेटेड है लेकिन साइंस उसमें है नहीं, बस आप साइंस का नाम चला रहे हो, झोला छाप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैविंग टेकन कैसे लगाया गया है, इस पे कॉन्सेप्ट है, अभी करवाएंगे। आगे कह रहा है इस बेंच ने और क्या कहा। द बेंच ऑल्सो टुक कॉग्निसेंस ऑफ अ रिपोर्ट दैट द बेबी फॉर्मूला नेस्ले सेल्स इन इंडिया कंटेन्स मोर शुगर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट इन यूरोप। बेंच ने इस चीज़ का भी कॉग्निसेंस टुक किया। कॉग्निसेंस याद है, किसी चीज़ के लिए सावचेती, किसी चीज़ का संज्ञान, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस। बेंच ने इस चीज़ का भी संज्ञान लिया या अवेयरनेस ली, जो एक रिपोर्ट की है कि जो बेबी फॉर्मूला है, बच्चों को पिलाने वाला जो पाउडर आता है, जो नेस्ले सेल करता है भारत में, वो कंटेन करता है फॉर्मूला बहुत सारी शुगर को, बहुत सारी चीनी को, बजाय इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके बराबर के प्रोडक्ट के जो ये नेस्ले बेचता है यूरोप में। तो इस बात को भी बेंच ने समझा, है ना, इस रिपोर्ट का भी बेंच ने जिक्र किया। एंड एक्सपैंडेड द पतंजलि आयुर्वेद्स मैटर्स रेमिट टू इंक्लूड ऑल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और एफएमसीजी कंपनीज पब्लिशिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। और फिर बेंच ने एक्सपैंड कर दिया, इस जजिस की जो हिमा कोहली मैडम की जो बेंच थी, इन्होंने बढ़ा दिया पतंजलि आयुर्वेद के मैटर के दायरे को, रेमिट को, ताकि इंक्लूड कर सके सारे एफएमसीजी कंपनीज को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बनाने वाली कंपनीज को, और जो पब्लिश करती हैं झूठी एडवर्टीजमेंट्स को, मिसलीडिंग मशहूरियों को। एफएमसीजी क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपको बार बार खरीदनी है और रोज़ खरीदनी है, हर कुछ दिनों से, हर कुछ हफ्तों से। टूथपेस्ट, आटा, दाल, कोई दवाई ववाई है ना, फास्ट मूव होती है, बस आप लाए, खाया और ख़त्म किया, फिर लेके आए, इसको बोलते हैं एफएमसीजी। तो बेंच ने ये बोला कि चलो पतंजलि पकड़ में आया ना, नेस्ले पकड़ में आया, अब बात करते हैं सारी कंपनियों की जो झूठी एडवर्टीजमेंट देती हैं, लाइक पतंजलि एंड नेस्ले। बेंच की वर्ब है टुक, टेक कॉग्निसेंस ऑफ करना, किसी चीज़ का संज्ञान लेना, किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस लेना। बेबी फार्मूला की वर्ब है कंटेन्स, दिस फार्मूला कंटेन्स मोर शुगर। नेस्ले की वर्ब है सेल्स, नेस्ले एक कंपनी है, कहाँ की है भूल गया यार मैं भी, शायद स्विट्जरलैंड की है, देख लेना चलो। बेंच की दूसरी वर्ब है एक्सपेंडेड, ठीक है। बेंच टुक कॉग्निसेंस एंड नेक्स्ट बेंच जो है एक्सपेंडेड। चलिए नेस्ले की सब्सिडरी इंडिया में है, लेकिन शायद ये कंपनी ओरिजिनली यूरोप की है, देख लेना। नेस्ले इंडिया इसकी सब्सिडरी है भारत में। रेमिट का मतलब होता है दायरा, जुरिस्डिक्शन या स्कोप। कह रहा है इंडिया has been recording a surge in non-communicable diseases or NCDs
थैंक्स टू द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फ्रूट्स। कह रहा है जी भारत जो है रिकॉर्ड कर रहा है एक सर्ज को। सर्ज समझते हैं ना, उछाल अचानक से आने वाला। भारत देख रहा है एक उछाल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में। ये क्या होती है एनसीडी? ऐसी बीमारियां जो छुआछूत से ना फैलें। डायबिटीज़ है, शुगर है, आपको है तो आपको रहेगी, छूने से किसी और को नहीं जाएगी। तो भारत एनसीडीज में एक सर्च को रिपोर्ट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है थैंक्स टू की बदौलत, थैंक्स टू की बदौलत जो इजी अवेलेबिलिटी है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की, पैकेट में आने वाले खाने की। और ये साथ ही किसके? टुगेदर विद सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, साथ ही साथ शिथिल जीवन के, सेडेंट्री या स्टेशनरी लाइफस्टाइल के। आराम से रूम में बैठे हो, कूलर एसी ऑन है और पैकेट का पैकेट खोल के खाए जा रहे हो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खा रहे हैं और एनसीडी आपकी बढ़ती जा रही है। शुगर, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर है ना, ये सब एनसीडी है। चलिए, इंडिया की वो है हैज़ बिन रिकॉर्डिंग, ये काम होता आ रहा है पास्ट में। थैंक्स टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ या की बदौलत। कह रहे जी मैन्युफैक्चरर्स हैव ऑल्सो बीन नोन टू इंक्लूड सम वाइटामिन्स से इन ऑर्डर टू स्केप स्क्रूटनी। कह रहा है अब ये कंपनियां भी बड़ी होशियार है, डेढ़ शानी है, ये भी जानी जाती हैं, दे हैव बिन नॉन, कि ये इंक्लूड करती हैं कुछ वाइटामिन्स को। थोड़ा डी डाल दिया, B12 डाल दिया, ए डाल दिया, थोड़े वाइटामिन ये डाल देती हैं। और कहने के लिए इस मकसद से इन ऑर्डर टू, कि ये बच सकें जांच से या स्क्रूटनी से। कह रहा है बट देयर प्रोडक्ट इज स्टिल जंक, लेकिन उनका प्रोडक्ट अभी भी जंक है। ये बिल्कुल वैसा ही है, हलवाई आपको समोसा बना के दे एकदम काले तेल का, काले तेल का ही होता है, कहीं का भी खा लेना, एकदम गंदे और काले तेल का समोसा आपको बना के दे और उसमें बोल दे थोड़ा सा मैंने पनीर डाला है और थोड़े से इसमें विटामिन डी के, और समझ के ना, अच्छा समोसा है। तो बस यही काम ये कंपनियां कर रही हैं, ये पैकेट वाला समोसा बेच रही हैं विटामिन दे के, ताकि सरकार इनके ऊपर जांच ना बिठाए। मैन्युफैक्चरर्स की वर्ब है हैव बीन नॉन, स्केप स्क्रूटनी करना, जांच से बचना। प्रोडक्ट की वर्ब है इज, जंक यानी कचरा। कह रहे जी इन द लास्ट मंथ द एपेक्स कोर्ट हैज सॉट public apologies from Patanjali Ayurved et al. for advertising misleading claims। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहे जी पिछले ही महीने वो भी अभी ये हुआ है, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है। अब एपेक्स कोर्ट कौन सी है? एपेक्स मतलब चोटी की, सिरे की, यानी सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कह रहे जी अभी पिछले महीने हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था पब्लिक अपॉलॉजीज को, पब्लिक के अंदर माफ़ी को। और किससे? पतंजलि आयुर्वेद और एटल से। एटल एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है एंड अदर्स। इसमें बाबा भी आ गया, आचार्य भी आ गया, सब आ गए इसमें। तो इन सब से सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली माफ़ी मांगी थी, मतलब मंगवाई थी, इनको बोला था कि तुम मांगो। और क्यों मांगे हो? एडवर्टाइज करने के लिए झूठे क्लेम्स को। और कब? इवन आफ्टर द कोर्ट डायरेक्टेड देम टू स्टॉप। ये भी तब जब कोर्ट कह भी चुका था इनको कि बंद कर दो, मत इनको पब्लिश करो, फिर भी आपने पब्लिश किया, अब तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या इस माफ़ी के बदले? हुआ ये, सेमी कॉलम लगा के बता रहे हैं, द बेंच चाइडेड द डिफेंडेंट्स फॉर पब्लिशिंग अ डिम्यूनिटिव एडवर्टीजमेंट। बेंच ने चाइड किया, लताड़ा, फटकारा, स्कोल्ड किया इन पतंजलि वालों को, डिफेंडेंट्स को। डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर केस चल रहा होता है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। बेंच ने अच्छे से लताड़ा इन पतंजलि वालों को, क्योंकि इन्होंने पब्लिश किया एक डिम्यूनिटिव एडवर्टीजमेंट, एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट अपॉलॉजी का, जो बड़ा डिम्यूनिटिव था। एकदम किनारे में नहीं होता, कहीं बीच में, या मतलब ऐसी जगह और इस बारीक अक्षर में लिखा होगा कि आप उसको पढ़ने की इच्छा हो तो भी ना पढ़ पाएँ। समझ गए ना? वो मैं देखना, आप उसको थोड़ा सा गूगल करोगे तो वो छोटी वाली भी दिखाएंगे आपको। तो बेंच ने इसको खूब डांटा कंपनी को कि आपसे हमने माफ़ी मांगने को बोला था, मजाक क्यों कर रहे हो? अच्छे से बड़े पेज पे, फ्रंट पेज पे अपनी माफ़ी मांगो, जैसे आप बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट झूठी छापते थे। एपेक्स कोर्ट की वर्ब है हैज सॉट, एट एल का मतलब होता है एंड अदर्स। कोर्ट की वर्ब है डायरेक्टेड, कोर्ट ने ऐसा डायरेक्ट किया था। बेंच की वर्ब है चाइडेड, चाइड करना, डांटना, फटकारना, एडमोनिश करना, रिब्यूक करना। याद है ना सारे वर्ड्स? आज मैं अलग से नहीं करवाया, ये सारे मैंने लिख दिए हैं। स्कोल्ड, एडमोनिश, रिब्यूक, चाइल्ड और रेप्रोच। रेप्रोच भी डांटने के लिए कहा जाता है, ठीक है। डिम्यूनिटी मतलब बिल्कुल पेटाइट, छोटा सा, स्मॉल, एकदम साइड में कहीं पे। डिफेंडेंट वो लोग होते हैं जिनके ऊपर केस चल रहा होता है और जो अपने आप को बचा रहे होते हैं कोर्ट में वकील के जरिए। डिफेंडेंट का बिल्कुल उल्टा कौन होता है जी? जो केस चलाता है। और वो कौन होता है? प्लेंटिफ, ठीक है। प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट का एंटोनिम है। प्लेंटिफ वो होता है जो कि, एंटोनिम लिख दूं, एंटोनिम,
जो कि केस चला करके सज़ा की मांग कर रहा है डिफेंडेंट के ऊपर, कुछ पेनल्टी वेनल्टी लगवाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहे जी देयर इज सम अनसर्टेनिटी नाउ ओवर वेदर द कोर्ट विल एक्सेप्ट द लेटेस्ट अपॉलजी बट हेयरिन लाइज द रब। कह रहे जी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर है अब जा कर के इस चीज़ के ऊपर कि हाँ या ना, कि कोर्ट जो है एक्सेप्ट करेगा इस लेटेस्ट अपॉलजी को या नहीं, जो एक छोटी सी छाप के आए हैं। इस छोटी सी माफ़ी को कोर्ट मानेगा या नहीं मानेगा। कह रहे जी ये मान भी ले या ना माने, यहीं पे लाई करता है रब, इसी जगह सारी प्रॉब्लम की जड़ है। रब का मतलब होता है चैलेंज या रुकावट, लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ होना, हेरिन का मतलब होता है यहीं पे एट दिस प्लेस। हेरिन लाइज द रब जो है एक इडियम अंग्रेजी में, और इसका मतलब है यहीं सारे फसाद की जड़ है। समझ गए। अनसर्टेनिटी की वर्ब है इस, गवर्नमेंट की वर्ब है विल एक्सेप्ट। अनसर्टेनिटी है हाँ या ना, ये मानेगा या नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है लेटेस्ट अपॉलजी को, माफ़ी को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ा था फटाफट देख लो। आज मुझे बार बार फीलिंग आ रही है कि ओवरडोज हो रहा है, चीज़ें इतनी इजी नहीं है, बहुत सारी हैं। चलो अगर ओवरडोज लगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप स्किप कर देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट है जी सिंपल और परफेक्ट जेरेंट का। जेरेंट क्या होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे तो वो जेरेंट बन जाती है। सिंपल भी बन सकती है और परफेक्ट भी बन सकती है। अब देखो सिंपल परफेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये बाद की बात है। पहले मुझे ये बताओ सिंपल इंडेफिनिट टेंस और परफेक्ट टेंस के बीच का फर्क आपको पता है कि नहीं पता। सिंपल टेंस कब लगाया जाता है, जब कोई काम अभी अभी हुआ है, पास्ट में या प्रेजेंट में या रोज होता है। और परफेक्ट टेंस कब लगाया जाता है, जब कोई काम हो चुका है। समझ गए ना, चुका हुआ वाला मीनिंग आता है तब परफेक्ट टेंस आता है। वही काम आपको जेरेंड में भी करना है, सिंपल जेरेंड और परफेक्ट जेरेंड को यूज करना है। स्ट्रक्चर बनाने में सिखा देता हूँ, बड़ी इजी है। देखिए जेरेंड होता है वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे, ये होता है सिंपल जेरेंड। और अगर मुझे इसका परफेक्ट बनाना हो तो परफेक्ट कैसे बनेगा, परफेक्ट बनेगा हैव प्लस V3 से। परफेक्ट टेंस हैव प्लस V3 से बनता है ना, तो परफेक्ट हैव V3 से बन जाएगा। लेकिन आपको शुरू में हैव की जगह लगाना पड़ेगा हैविंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि जेरेंड बनाना है जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही शुरू होता है। समझे बनाना कितना ईजी है। वैसे ही सिंपल जेरेंड का अगर पैसिव बनाना हो, पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे ही होती है ना। लेकिन बी की जगह आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग, क्योंकि आपको जेरेंड बनाना है, जेरेंड वर्ब के आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है। वैसे ही परफेक्ट जेरेंड अगर पैसिव में बनाना हो, पैसिव में या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव क्या होता है, हैव बिन V3, है ना। शी हैज़ बिन किल्ड, दे हैव बिन गॉन, ऐसे ही बनेगा ना। वैसे ही हैव बिन V3 से परफेक्ट जेरेंड बन जाएगा, लेकिन हैव का आपको हैविंग करना पड़ेगा क्योंकि बात हो रही है जेरेंड की। तो अगर आप चाहें तो दिमाग में ही फॉर्मूला आ जाए सारे आपके सिंपल परफेक्ट वाले, यू कैन मेक देम। चलिए अब यूज़ करके दिखाता हूँ, कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है आप सीखोगे। पेशेंस एंड प्रिसीजन आर एसेंशियल फॉर कुक डिलीशियस मील्स। पेशेंस और प्रिसीजन जो है, आपके अंदर का पेशेंस और जो सटीकपना है वो ज़रूरी है डिलीशियस मील्स को कुक करने के लिए, स्वाद खाने को बनाने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट बनेगा एक जेरेंट और बनेगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म से। यहाँ पे वर्ब रखी हुई है कुक, इसकी आईएनजी फॉर्म का मैं इस्तेमाल कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा फॉर कुकिंग डिलीशियस मील्स। ठीक है, फॉर कुकिंग डिलीशियस मील्स सही तो है। द कंपनी डिनाइड गिव एनी गारंटी इन द पास्ट टू इट्स कस्टमर्स। कंपनी ने डिनाई किया, मना किया कि कोई गारंटी उसने नहीं दी है अपने कस्टमर्स को इन द पास्ट। कंपनी ने बोला हम कभी गारंटी देते ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, हमने कोई गारंटी नहीं दी है। अब देखो डिनाई वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जेरेंड बनेगा ऑब्जेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म से और आप लिखेंगे गिविंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गिविंग नहीं आ सकता क्योंकि ये काम पास्ट में हो चुका है। कंपनी कह रही है हमने पास्ट में आपको कोई जो है गारंटी नहीं दी। गिविंग का मतलब तो ये हो जाता है हम फ्यूचर में नहीं देंगे। हम तो ये कह रहे हैं हमने आपको पिछले साल कोई गारंटी नहीं दी थी। तो यहाँ पे गिविंग नहीं, यहाँ पे चाहिए होगा परफेक्ट जेरेंड, हैविंग प्लस V3 आपको लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा हैविंग गिवन। अगर इतना समझ गए तो यही है सिंपल और परफेक्ट टेंस के परफेक्ट जो है जेरेंड का फॉर्मूला। ही एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग या हैविंग अकॉम्प्लिश्ड हिज गोल्स फॉर द डे। उसने एक्सप्रेस किया सेटिस्फेक्शन को पूरे दिन के अपने गोल्स को पूरा करने के बाद, अपने टारगेट्स को अकॉम्प्लिश करने के बाद। इस केस में अगर आप चाहें तो आप अकॉम्प्लिशिंग भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें
हैविंग अकॉम्प्लिश्ड भी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो, हैविंग तो इसलिए लगेगा क्योंकि वो गोल्स पूरे कर ही चुका है, और अकॉम्प्लिशिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पे आफ्टर लग चुका है। आफ्टर का मतलब ही होता है बाद में। जब आफ्टर लग गया है, बाद में वाला मीनिंग आ रहा है, तो फिर सिंपल जेरेंड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आफ्टर ईटिंग, आफ्टर अकॉम्प्लिशिंग, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर स्लीपिंग, और आफ्टर हैविंग स्लेप्ट, आफ्टर हैविंग अकॉम्प्लिश्ड, ये भी सही है। दोनों ही सही हैं जो आप लगाना चाहो। चलो, अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं एडवांस फॉर्म लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपने सिंपल और परफेक्ट जेरेंड को सीखा है तो इनकी पैसिव फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। द प्रोटेस्टर्स वर एंग्री एट बीट अप बाय द पुलिस। प्रोटेस्टर्स जो थे एंग्री थे मार खाए जाने पे पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पे एट प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, जीरेंड भी बनेगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और मैं लिख दूंगा बीटिंग अप। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? देखो, पेशेंस और प्रिसीजन ये कुक करने के लिए ज़रूरी है। कंपनी जो है उसने मना किया कि उसने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने बीटअप नहीं किया किसी को, प्रोटेस्टर्स को बीटअप किया गया है, यानी प्रोटेस्टर्स के खुद के मार पड़ी है। अगर उनके खुद के मार पड़ी है ना भाई साहब, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा या तो सिंपल जीरेंड को परफेक्ट में, या अगर काम हो चुका है तो परफेक्ट जीरेंड को पैसिव में। यहाँ या तो मैं लिख सकता हूँ द प्रोटेस्टर्स वर एंग्री एट बीइंग बीटन अप। जब वो मार खा रहे थे तब वो एंग्री थे कि हमें क्यों मार रहे हो। और अगर वो मार खा चुके थे, खा पी के हजम कर चुके थे, तो फिर आप लिखेंगे एट हैविंग बीन बीटन अप। अब इतना टेढ़ा कॉन्सेप्ट मैंने आपको फॉर्मूला के जरिए समझा दिया। द मैन वॉज रश टू अ नियर बाय हॉस्पिटल आफ्टर इंजर्ड इन अ एक्सीडेंट। आदमी को रश किया गया एक हॉस्पिटल की तरफ, एक अस्पताल की तरफ, एक्सीडेंट में इंजर होने के बाद। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं आफ्टर इंजरिंग, है ना, और यह लिख सकते हैं आफ्टर हैविंग इंजर्ड। ऐसे लिखेंगे ना, आफ्टर आ चुका है, दोनों ही यूज हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आदमी ने किसी को इंजर नहीं किया है, आदमी खुद इंजर हुआ है, आदमी के ऊपर काम हुआ है। जैसे प्रोटेस्टर्स को मार पड़ी थी, यहाँ पे एक्टिव नहीं पैसिव चलाना पड़ेगा, और बीइंग V3 और हैविंग बीन V3 से पैसिव बनाया जाता है सिंपल और परफेक्ट का। तो मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर बीइंग इंजर्ड, या तो ऐसे लिखूंगा, और या फिर लिखूंगा आफ्टर हैविंग बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। चलिए, लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान मत समझना, टेढ़ा है, एक दो बार करोगे कोशिश तो सीधा लगने लगेगा। डिस्पाइट डिफीटेड इन रिसेंट इलेक्शंस द पार्टी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द पुअर। बावजूद हारने के हाल ही के चुनावों में पार्टी आज भी जारी है गरीबों के लिए काम करना। डिफीट वर्ब की सही फॉर्म को यूज करना है। कमेंट्स में अपना आंसर डालना, गलत होगा सही होगा आपको कमेंट्स में बता देंगे। चलिए, आज सच में मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट बड़े हैवी हो गए हैं। अगर नहीं भी समझ आया हो तो भी बताना, किसी और क्लास में इसको फिर से लेंगे, छोटा छोटा करके पीस करके लेंगे इसके। बढ़े आगे। कह रहे जी, द एक्सपेक्टेशन दैट द कोर्ट विल एक्टिवेट इटसेल्फ बिकॉज द एग्जिस्टिंग अपरेटस टू रेगुलेट, रिपोर्ट एंड सैंक्शन मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इज कंप्लेंट्स लेड एज वेल एज डिसफंक्शनल इज डेंजरस। ये सेंटेंस इस पूरे आर्टिकल की सोल है, आत्मा है। कह रहे ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये जो आशा है कि कोर्ट जो है एक्टिवेट करेगी खुद को, कोर्ट खुद ही हरकत में आएगी, कोई कहेगा नहीं, बस कोर्ट खुद ही अपने आप का जो है एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अपरेटस है, अपरेटस वर्ड कल भी आया था, तंत्र को मशीनरी को बोलते हैं। कह रहे जो एग्जिस्टिंग तंत्र है, मशीनरी है सरकार की, रेगुलेट करने वाली, रिपोर्ट करने वाली और सैंक्शन करने वाली मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को, झूठी मशहूरियों को, ये जो है कंप्लेंट्स लेड है। ये पूरा तंत्र काम करता है शिकायत के ऊपर। शिकायत करोगे तब ये चेक करेगा, नहीं तो चेक नहीं करेगा। और साथ ही साथ एज वेल एज ये डिसफंक्शनल है, ये माल फंक्शन कर रहा है, डिफेक्टिव है, ठीक से काम भी नहीं करता। कह रहा है ये आशा कि कोर्ट ही खुद को एक्टिवेट करे, क्योंकि सरकार तो निठल्ली है, सरकार का तंत्र तो जब कंप्लेन करोगे तभी कुछ देखेगा, या डिसफंक्शनल है। कह रहा है ये आशा ही डेंजरस है हम भारत जैसी कंट्री में। समझ गए, एक्सपेक्टेशन इज डेंजरस। इस सेंटेंस का मीनिंग समझो, थोड़ा गहरा है ये। कोर्ट बड़ी मजबूत है, कोर्ट सबको सजा भी देगी जो गलत काम करेगा, लेकिन कोर्ट पे हम डिपेंडेंट हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। सरकार का काम था जो ये कर ना पाई, और सारी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है हमने जो है अदालत से। एक्सपेक्टेशन की वर्ब हो गई इस, एपरेटस यानी तंत्र की वर्ब है इस, कोर्ट की वर्ब है विल एक्टिवेट इटसेल्फ, कोर्ट खुद हरकत में आएगी। डिसफंक्शनल मतलब जो फंक्शन करना बंद कर दे, बस सरकारी डिपार्टमेंट बने हुए काम, वहाँ पे कुछ नहीं होता, ऐसी झूठी एडवर्टीजमेंट्स को चेक करने का।
द कोर्ट आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष व्हाई डिड नॉट एक्ट ऑन द allegedly बैड एडवर्टीजमेंट्स द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया हैड फ्लैग्ड। कह रहा है कोर्ट ने यही सवाल पूछा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। आयुष में क्या आएगा? आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारे आ जाते हैं पांचों, समझ गए ना, एलोपैथी। कह रहे कोर्ट ने इस हेल्थ मिनिस्ट्री की, आयुष मिनिस्ट्री से पूछा, हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि क्यों इसने एक्ट नहीं किया, क्यों इसने कोई कदम नहीं उठाया उस कथित तौर पे गंदी एडवर्टीजमेंट्स पे, मशहूरियों पे, जिसको बाबा रामदेव की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्लैग किया था। भारत की इस एजेंसी ने बताया था कि बाबा रामदेव की एडवर्टीजमेंट्स गलत हैं, फ्लैग करके यानी इशारा किया था इनकी तरफ। क्यों इसने आयुष मिनिस्ट्री ने उनके ऊपर कोई हरकत नहीं की, ये कोर्ट ने पूछा। कह रहा है जी सेमी कॉलम लगा के, द काउंसिल इटसेल्फ हैज़ नो इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच इट कैन फोर्स कंप्लायंस। ये जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है, इसके खुद के पास कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए ये फोर्स कर सके कंप्लायंस को, ये जबरन कंप्लाई करवा सके कंपनियों से। बस ये सिर्फ बता सकती है कि कौन सी कंपनी झूठी मशहूरी करती है और कौन सी सही करती है। चलिए, कोर्ट की वर्ब है आस्क्ड, इट आया है आयुष मिनिस्ट्री के लिए, इट की वर्ब है डिड नॉट एक्ट। ये काउंसिल जो है इसकी वर्ब है हैड फ्लैग्ड, और काउंसिल की वर्ब है हैज़, इट की वर्ब है कैन फोर्स, इट आया काउंसिल के लिए। कह रहे जी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या FSSAI हैज़ स्पेसिफाइड द परमिसिबल थ्रेशोल्ड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स। कह रहे जो हमारी ये एजेंसी है तीसरी, FSSAI, हर फूड प्रोडक्ट के पीछे इसका एक लाइसेंस होगा, है ना, इसका लाइसेंस नंबर होगा। कह रहे ये एजेंसी, इसने स्पेसिफाई किया है उन परमिसेबल दहलीज को, थ्रेशोल्ड्स को, जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स की, कुछ तत्वों की वेरियस फूड प्रोडक्ट्स में, कि इसमें इतना सैकरीन हो सकता है, इसमें इतना MSG हो सकता है ना, ये सब चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं दहलीज। कह रहा है जी येट इज इनफेमसली रिलक्टेंट टू पुल अप अराउंड मैन्युफैक्चरर्स। कह रहा है फिर भी ये इन फेमस तौर पे, बदनाम तौर पे बड़ी रिलक्टेंट संस्था है, बड़ी ही हेजिटेशन करने वाली, झिझक दिखाने वाली संस्था है पुलअप करने में, लताड़ने में या सवाल जवाब करने में गलती करने वाले मैन्युफैक्चरर से। तो FSSAI भी बैठी है, कानून बना रखे हैं कि क्या क्या डलेगा, कितना डल सकता है, कितनी शुगर हो सकती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा शुगर डाल के, ज़्यादा सैकरीन डाल के बैठा हो तो ये बड़ी रिलक्टेंट सी रहती है, उससे ज़्यादा सवाल जवाब ऐसे गलत मैन्युफैक्चरर से नहीं करती है। इस संस्था की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है हैज स्पेसिफाइड, दूसरी वर्ब है इज़। रिलक्टेंट यानी किसी चीज़ के लिए एकदम डिसइंक्लाइंड होना, अनइंटरेस्टेड होना, है ना, काम है आपका लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, कोई परवाह नहीं है आपको, रिलक्टेंट होते हैं आप। पुलअप करना यानी किसी को बुलाना, लताड़ना, झाड़ना कि क्यों किया आपने। इनफेमसली यानी बदनाम होने वाले तौर पे। थ्रेशोल्ड यानी दहलीज, याद होगा आपको। इंग्रेडिएंट यानी छोटे छोटे एलिमेंट्स जो किसी भी खाने की चीज़ में डलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह। एरेंट वो लोग होते हैं जिन्होंने एरर की होती है, जो गलत होते हैं, जो ठीक है ना, जो दोषी हैं किसी काम को गलत करने के, एरेंट मैन्युफैक्चर। कह रहे जी इट ऑल्सो रिमेन्स अंडर स्टाफ्ड, अनइक्विप्ड, अंडर इक्विप्ड एंड अंडर फंडेड। कह रहे ये संस्था जो है अंडर स्टाफ्ड भी है, इसमें स्टाफ भी कम है, अंडर इक्विप्ड भी है, इसमें मशीनरी भी कम है, और अंडर फंडेड भी है, इसके पास कोई पैसा भी नहीं है ये सब काम करने का। चलिए समझ गया, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन एक एक वर्ड आपको मैंने अलग से बता दिया। कह रहे द टास्क ऑफ रेगुलरली कॉलिंग आउट अनसाइंटिफिक क्लेम्स हैज़ दस फॉलन टू वेरियसली इन्फॉर्म्ड मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। कह रहे जी इस प्रकार से जो काम है रेगुलरली कॉल आउट करने का, ललकारने का, किसी की गलत चीज़ को बुलाने का, कह रहे जो टास्क है रेगुलरली गलत चीज़ को बुलाने का या ललकारने का, झूठे या अनसाइंटिफिक क्लेम्स को, दावों को, इस प्रकार से वो पड़ गया है, फॉल कर गया है अलग अलग टाइप के इन्फॉर्म्ड मेंबर्स की तरफ, जो है सिविल सोसाइटी के, सभ्य समाज के। अब ये कौन लोग हैं? फ्रॉम इल क्वालिफाइड इन्फ्लुएंसर्स टू लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये हैं वो इन्फ्लुएंसर्स, वो यूट्यूबर्स, वो फेसबुकर्स जो इल क्वालिफाइड हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है किसी कंपनी को ललकारने की। और ये यहाँ से कहाँ तक है? ये मामला है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तक का, डॉक्टर्स तक का, जिनके पास क्वालिफिकेशन है। कह रहा है येट दे डू नॉट इन्जॉय प्रोटेक्शन, लेकिन उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है उनको मिलती फ्रॉम रेट्रीब्यूटिव, एक्सपेंसिव एंड टीडियस लीगल एक्शन। उस लीगल एक्शन से जो रेट्रीब्यूटिव होता है, जो रेट्रीब्यूशन वाला यानी बदले वाला होता है, एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, और टीडियस यानी बड़ा टायरसम, बोरिंग या लंबा होता है। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ये गलत काम जो करती हैं कंपनियां, इसकी आवाज़ उठाते हैं इन्फ्लुएंसर्स, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे मिलेंगे।
है ना, सेलिब्रिटीज़, और इसकी जो आवाज़ उठाते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी डॉक्टर्स वगैरह। लेकिन डॉक्टर्स की दिक्कत ये है कि उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है लीगल केस से जो कंपनी एंड डॉक्टर्स के ऊपर डाल देती हैं, क्योंकि ये लीगल केस होते हैं रेट्रीब्यूटिव, डॉक्टर से रेट्रीब्यूशन लेने के लिए, बदला लेने के लिए। तूने कैसे बोला कि हमारे जूस के अंदर चीनी बहुत है ना, तो ये डॉक्टर के ऊपर केस डाल देंगी, रेट्रीब्यूटिव केस होगा वो, और बड़ा महंगा होगा, और डॉक्टर को रोज़ जाना भी पड़ेगा कोर्ट में, टीडीएस भी होगा, बड़ा थकाने वाला होगा। तो इसलिए सारे जो है परेशान रहते हैं। चलिए, इट की वर्ब है रिमेन्स, टास्क की वर्ब है हैज़ फॉलन, इल क्वालिफाइड मतलब जिसकी क्वालिफिकेशन पूरी ना हो, दे आया है डॉक्टर्स के लिए, वर्ब है डू नॉट एंजॉय। रेट्रीब्यूटिव मतलब समझ गए ना, बदले वाला, टीडीएस मतलब टायरसम, लंबा एकदम, सालों साल चलने वाला। कह रहा है एज सच एफएमसीजी मार्केटिंग शुड बी सब्जेक्ट टू प्रॉम्प्ट इन्फोर्समेंट एंड टाइमली एक्शन। देखिए, एज सच का मतलब होता है स्पेशली जो एफएमसीजी मार्केट है ये सब्जेक्ट टू होनी चाहिए, ये अधीन होनी चाहिए फटाफट इन्फोर्समेंट के और टाइमली एक्शन के। प्रॉम्प्ट यानी जल्दी से, इन्फोर्समेंट यानी कानून लगाना, टाइमली एक्शन यानी कोई भी इनके खिलाफ एक्शन लेना हो, इनके ऊपर सब काम फटाफट होना चाहिए। मार्केटिंग की वर्ब है शुड बी। कह रहे हैं इट्स एब्सेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स। कह रहे हैं इसी चीज़ की जो एब्सेंस है, ना इन्फोर्समेंट है ना एक्शन है, इसी चीज़ की जो नामौजूदगी है वही रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है उस डेवलपमेंट के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, रातों रात बढ़ने वाले प्रोलिफरेशन के लिए, जो है अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स का, ऐसे दावों का जिनको आप झूठ नहीं सिद्ध कर पाओगे, सच भी नहीं कर पाओगे लेकिन झूठ भी नहीं कर पाओगे। और ये किससे जुड़े हुए हैं? रिगार्डिंग न्यूरिशमेंट एज वेल एज द ग्रोइंग डिसयूनियन बिटवीन इंडियाज कंसर्न्स अबाउट एनसीडी एंड फूड्स अवेलेबल टू द पीपल। ये क्लेम्स हैं रिगार्डिंग यानी बारे में न्यूरिशमेंट के, हमारा ये चोको मिल्क खा लो, पिला दो बच्चे को, बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी। अब ना इस बात को प्रूव कर सकते ना डिसप्रूव कर सकते, क्योंकि कोई ऊपर बैठा ही नहीं है जिसने पहली बार ये ऐड देखी और उस कंपनी को फ़ोन करके बुलाया कि दिखाओ कौन सी रिसर्च है। तो इसकी एब्सेंस में ऐसे अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स जो है न्यूरिशमेंट के बारे में आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल है इसकी एब्सेंस इस चीज़ के लिए, और साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल है उस बढ़ती हुई डिसयूनियन के लिए, खाई के लिए, डिफरेंस के लिए, जो है भारत की चिंता को लेकर के, ऐसी एनसीडी नाम की बीमारियों के लिए, और भारत में जो फूड्स अवेलेबल हैं लोगों के खाने के लिए। मन में बहुत चिंता है लेकिन खाता मैं सारा दिन पैकेट का खाना हूँ, क्योंकि पैकेट का खाना ही बाज़ार में मिलता है। तो हमारे अंदर एक बड़ा डिसयूनियन सा आ गया है, चिंता खूब करते हैं और खाते भी यही हैं। डिफरेंस है दोनों कथनी और करने में। समझ गए सेंटेंस? एब्सेंस की वर्ब है इज, प्रोलिफरेशन डेवलपमेंट बता दिया आपको, अनफॉल्सिफाइबल जिसको झूठा ना ठहराया जा सके, नरिशमेंट यानी पोषण। कह रहे जी बट द कोर्ट्स शुड ओनली रिव्यू लेजिस्लेशन नॉट लीड इट। कह रहे लेकिन कोर्ट्स को सिर्फ रिव्यू करना चाहिए कानून को, कभी भी कानून लीड नहीं करना चाहिए, कानून बनाना नहीं चाहिए। कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट का, संसद का। कोर्ट्स की वर्ब है शुड ओनली रिव्यू, और दूसरी वर्ब है नॉट लीड, शुड नॉट लीड। कह रहे क्विक एग्जाम्पलरी एक्शन अगेंस्ट वायलेटर इन द केसेस बिफोर इट एंड नॉट ओवर एंथुजियास्टिक एनक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द जुडिशरी। कह रहा है जी क्विक जो एक्शन है, एग्जाम्पलरी एक्शन, ऐसा एक्शन जो एक मिसाल बन जाए, जैसे बाबा रामदेव पे कोर्ट ने लिया है, और किन के खिलाफ है? वायलेटर्स के खिलाफ है। उन केसेस में जो कोर्ट इसके सामने रखे हुए हैं, कह रहे ये जो एक्शन है, और ना कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्साह वाली ओवर एंथुजियास्टिक एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण सरकार की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर का, कानून बनाने और देश चलाने की ताकतों का। कह रहे यही एक्सपेक्टेड है, इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड हमारी जुडिशरी से, हमारी न्यायपालिका से। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गलत काम कर रहा होगा तो तुम उसका कान पकड़ के मरोड़ोगे फटाफट, लेकिन आप सरकार के, पार्लियामेंट की जो पावर है कानून बनाने की, उसके अंदर अपना पाँव नहीं फंसाओगे, एंथुजियास्टिक होकर के आप इन पावर्स को ब्रीच नहीं करोगे। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं भारत की जुडिशरी से, और यही जुडिशरी ने करके दिखाया है। समझ गए? एक्शन और एनक्रोचमेंट दोनों की वर्ब है इज। क्यों दोनों की वर्ब इज है? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। एनक्रोचमेंट को सब्जेक्ट मानेंगे लेकिन ये सब्जेक्ट का पार्ट टेक्निकली नहीं है। जब नोट लग गया तो ये फिर है ही नहीं ना ये, पर वैसे ही सब्जेक्ट है ना। एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। वट की वर्ब है इज एक्सपेक्टेड। जब भी किसी से कुछ एक्सपेक्टेड होता है तो एक्सपेक्ट फ्रॉम मत लिखें, एक्सपेक्ट ऑफ लिखें। आई एक्सपेक्टेड ऑफ सम हेल्प ऑफ यू या फ्रॉम यू, मैंने एक्सपेक्ट किया था कुछ हेल्प का आपसे, है ना। जिससे भी कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑफ लगा के बताएं, एक्सपेक्ट ऑफ समवन। फ्रॉम का इस्तेमाल जो है अब छोड़ दिया गया इंग्लिश में, इस केस में ऑफ लगाया जाता है। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को, थोड़ी लंबी हो गई आज की अगेन।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हमने? कह रहे जी, बावजूद एक पतंजलि आयुर्वेद की पब्लिक अपॉलजी के, पब्लिक माफ़ीनामे के, इनमें से किस चीज़ ने सुप्रीम कोर्ट को लताड़ने पे मजबूर किया इस कंपनी को, पतंजलि को? भाई माफ़ी मांगने के बाद भी पतंजलि का केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहा है? चारों में से क्या रीज़न है? इनके बेबी फार्मूला प्रोडक्ट में बहुत शुगर मिली, इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं थी, इनकी एडवर्टीजमेंट में क्लेम्स को सपोर्ट करने वाली एविडेंस नहीं थी इनके पास। पतंजलि आयुर्वेद ने छोटी छोटी अपॉलजी छापी हैं जानबूझ करके इस इश्यू को हल्का बताने के लिए, ताकि लोग पढ़ ना पाएँ। और या फिर इस पूरे एफएमसीजी गुड्स कंपनीज का कोई रेगुलेशन भारत में नहीं है, इसलिए पतंजलि आयुर्वेद को सरकार ने डांट लगाई। चारों में से एक रीज़न आपको बताना है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेरे ख्याल से आंसर निकल गया होगा। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाला है, हिंदी में बता दिया, अब तो आंसर निकल ही गया होगा ना। अपने वाले से मेरे वाले को मैच कर लेना फर्स्ट कमेंट में। कह रहा है जी, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है चारों में से जो सुओ मोटो जो एक्शंस हैं, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ कोर्ट लेती है, उस चीज़ को एक रिस्क बना देती है? इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सी बात है जिससे कोर्ट अगर सुओ मोटो एक्शन ले? सुओ मोटो क्या होता है पता है आपको? अपने आप से, सेल्फ एक्टिवेशन से। आपको किसी ने नहीं कहा, आपने अपने आप पढ़ा अखबार में और उस आदमी को बुला लिया सुप्रीम कोर्ट में। तो कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो एक्शन को रिस्की बनाती है? ये रिस्की इसलिए बनाती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एफएमसीजी प्रोडक्ट में कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये रिस्की इसलिए बनाती है क्योंकि इससे एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा एफएमसीजी कंपनियों के लिए जो भारत से बाहर से आई हैं। ये रिस्की इसलिए बनाती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी को सिलेक्टिवली डांटेगी और किसी को छोड़ देगी, कोई बच जाएगा कोई पकड़ा जाएगा, इसलिए रिस्की है। या फिर ये रिस्की इसलिए बनाती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहीं फाइनल रास्ता ना बन जाए मिसलीडिंग एडवर्टाइजर्स के खिलाफ, जब सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी हो और अपनी ड्यूटीज़ को नेगलेक्ट कर रही हो। तो चारों में से कौन सी ऐसी बात है जिसका हमें डर है? थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हिंदी में बताने का मतलब यही था ताकि आप आंसर निकाल सकें। अब आंसर को चेक करो फर्स्ट कमेंट से। मेरे हिंदी में बताने से पहले निकाला करो आप आंसर, मज़ा तो तब है। बीच में 4 वोकैब के क्वेश्चन है। हेयर इन लाइज द रब बताया था आपको। सेडेंटरी वर्ड का मीनिंग पूछा है। सगाई और मैरिज के बीच के जो पीरियड है उसके लिए 1 वर्ड पूछा है। और रिलक्टेंट वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा है, डिसइंक्लाइंड, प्रोलिफरेशन या थ्रेशोल्ड। लास्ट में मिलेंगी 2 एरर्स। पहली एरर मिलेगी रिमाइंडेड नाम की वर्ब की वजह से, और दूसरी मिलेगी एक्सपेक्टेड नाम के वर्ड के आसपास। 8 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के नीचे इन द फर्स्ट कमेंट है। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, कॉन्सेप्ट कैसा लगा? जो बच्चे पूरी देखते हैं पीडी लिख दिया करो, और जो क्लास अच्छे से समझ पाते हैं पीडी आई लिखा करो। पीडी पूरा देखा और आई यानी कि